नमस्कार दोस्तों, आज हम जो अ, एनआईओएस स्टेट ओपन कक्षा 12 भारतीय संस्कृति एवं विरासत है, जो उसका चैप्टर संख्या 3 प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति और विरासत जो बुक है, उसके पढ़ेंगे। क्या आप सोचते हैं कि भारतीय लोगों की संस्कृति प्रारंभ से जो संस्कृति है प्रारंभ से ही एक समान रही है? क्या आप सोचते हैं? इसका उत्तर है नहीं। कोई भी संस्कृति एक जैसी नहीं रहती है। यह बात भारत के विषय में भी सच है। यह अनेक परिवर्तनों से गुजरी है। क्या आप जानते हैं कि ये परिवर्तन क्यों होते हैं? यह इसलिए होते हैं क्योंकि प्रत्येक राजवंश, प्रत्येक आक्रमणकर्ता जो बाहर से आकर यहीं बस जाते हैं, उस देश की संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ देता है। भारतीय संस्कृति जो भारतीय लोगों की वर्तमान संस्कृति को समझने के लिए उस प्रक्रिया को समझना आवश्यक है, जिस माध्यम से इसको भूतकाल से गुजरना पड़ा है। अतः इस पाठ में हम प्राचीन भारत के लोगों के जीवन पर एक दृष्टि डालने का प्रयत्न करेंगे। आप यहाँ प्रागैतिहासिक काल से वैदिक, मौर्य और गुप्तकालीन भारतीय इतिहास के विविध पक्षों का अध्ययन करेंगे। जो प्रागैतिहासिक है, गुप्त काल में और उनकी विभिन्न पक्षों का विविध पक्ष है, उनके अध्ययन करेंगे। समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ भारतीय समाज की बदलती जो प्रकृति पर भी बल दिया गया है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि इतिहास पढ़ते समय कि कैसे विकास की लंबी शताब्दियाँ के बाद आधुनिक विषय जो जो एक समाज में जो कितनी शताब्दियाँ बीत गई है, उसके बाद जो वर्तमान स्वरूप आया है, जो आधुनिक विश्व है, उसका उदय हुआ है। प्राचीन काल है, पुराने समय में जो उपलब्धियाँ प्राप्त की है, जो हमें उपलब्धियाँ मिली है, प्राप्त की है, उनकी जो सराहना करना बहुत ही आवश्यक है। जिसे हम जिससे हम भविष्य को उपयोगी जिससे उसकी सराहना जिससे हम अपना जो भविष्य आने वाला फ्यूचर है उसको कैसे यूज़फुल या उपयोगी बना सकते हैं। अपने उपयोग के लिए बना सकते हैं। जैसे इस पाठ को पढ़ने के बाद भारत इतिहास के अध्ययन का महत्व और उसकी प्रासंगिकता की सराहना कर सकेंगे। इस पाठ को इतिहास का अध्ययन जो मतलब इसकी जो प्रासंगिकता क्या है, उसकी जो सराहना कर सकेंगे। हड़प्पा-कालीन सभ्यता को भारत की पहली नगरीय सभ्यता के रूप में पहचान सकेंगे। जो हड़प्पा-कालीन सभ्यता है भारत की, जो उसको पहली नगरीय कैसी? नगरीय सभ्यता, गाँव नहीं है, नगरीय सभ्यता के रूप में पहचान कर सकेंगे। वैदिक समाज की प्रकृति क्या थी? धर्म और दर्शन की प्रकृति का निरीक्षण कर सकेंगे। धर्म और प्रकृति का निरीक्षण कर सकेंगे। जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। जैन और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे? इस काल में दक्षिण भारत के इतिहास का क्रमिक रूप से वर्णन कर सकेंगे। आगामी वंशों के शासन काल के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास की समीक्षा कर सकेंगे। महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्राचीन भारत में सांस्कृतिक विकास की सामान्य गतिविधियों की जांच कर सकेंगे। प्राचीन भारत की जो सामान्य गतिविधियां हैं उनकी जांच कर सकें। इतिहास के अध्ययन का महत्व। मुझे विश्वास है कि आपने स्वयं यह प्रश्न पूछा होगा कि तुम इतिहास क्यों पढ़ रहे हो? इतिहास पढ़ने का मतलब क्या है? क्यों पढ़ रहे हो? क्यों इतने सारे पढ़ रहे हो? इतिहास का अध्ययन बीते हुए समय को जानने का एक तरीका है। इतिहास का क्या है? बीते हुए समय को एक जानने का तरीका है। इतिहास हमें बताता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार और क्यों इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। किस प्रकार और क्यों इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें जीवन में कौन-कौन सी कठिनाइयों का सामना करना उन्हें जीवन में जो जीवन अपना जीवन जीने के लिए कौन-कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने उन जो कठिनाइयाँ आई, उन पर अपनी विजय कैसे प्राप्त की। आपके लिए अपने भूतकाल से परिचित होना चाहिए। इसलिए भी आवश्यक है कि ताकि आप आज आज के भारत में जो कुछ भी हो रहा है, उसको भी अच्छी तरह जान सके। आप अपने देश की कहानी को जान पाएँगे। आप अपने देश की कहानी है उसको जान पाएँगे और कई शताब्दियों पहले जो देश की कहानी जो कई शताब्दियों पहले आरंभ हुई। इतिहास अब केवल तिथियों और घटनाओं का अध्ययन मात्र नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें तिथियाँ और घटनाएँ थी उनका अध्ययन नहीं है। जो राजनीतिक घटनाओं राजाओं ने उससे लड़ाई की, इससे लड़ाई की, ये राजनीतिक घटनाओं से सीमित नहीं है। सीमित हो वो अध्ययन नहीं है। ये इसके लिए अब विस्तार हो गया है। इसमें जीवन के कई पक्ष भी समाहित है। इसमें जीवन में कई प्रकार के पक्ष हैं, आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक सब प्रकार के। इसमें जीवन की शैलियों का भी अध्ययन किया जाता है। जीवन की शैली कैसी है? जीने की कैसी क्या खाते थे, क्या पीते थे? जिसे हम संस्कृति कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं संस्कृति? क्या रहते हैं, क्या रहन-सहन, क्या खान-पान, क्या कैसे शादी-ब्याह वो जो थे वो संस्कृति
उसे ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति को कला, वास्तुशिल्प, कला मतलब उसकी जो कला है, आर्ट्स है, वास्तुशिल्प, वस्तुओं को शिल्प बनाने, साहित्य, दर्शन, संबंध परिभाषित किया जाता है। परंतु अब इनके इसके अंतर्गत समाज की समस्त गतिविधियां समाहित है। अतः इतिहास का बल केवल उच्च वर्गीय लोगों तक सीमित न रहकर समाज के सभी वर्गों से, इतिहास का बल केवल उच्च वर्गों में नहीं, अब सभी वर्गों में जुड़ गया है। अब इसमें केवल राजाओं और राजनयिकों के जीवन विषय में ही सूचनाएं नहीं होती, बल्कि वह सामान्य व्यक्ति भी सम्मिलित है। इसमें क्या है, राजा तक नहीं थी बल्कि सामान्य व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति है, वो भी सम्मिलित है। जो इतिहास बनाता है, जो सम्मिलित है, इसमें कला, वास्तु विज्ञान, भारतीय भाषाओं का विकास, साहित्य और धर्म भी शामिल है। इसमें कला और वास्तु विज्ञान भी वस्तु से संबंधित विज्ञान है, और भारतीय भाषाओं का विकास कैसे हुआ, उसका भी शामिल है, इतिहास शामिल है। और साहित्य और धर्म, साहित्य जो साहित्य लिखे जाते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे कविताएं हैं, और कोई प्रकार की कहानियाँ हैं, वो लिखी जाती है, उनके बाद जो साहित्य है, इसमें अब हम केवल समाज के संभ्रांत वर्ग में क्या हो रहा है, इसको नहीं देखते हैं, बल्कि निम्न स्तर के लोगों की रुचियों और हितों का पुनर्निर्माण करने का भी निम्न स्तर के लोगों की रुचियों और पुनर्निर्माण करने का भी प्रयत्न करते हैं। इससे इतिहास अधिक रोचक बन जाता है। इतिहास क्या है? अधिक रोचक बन जाता है, और समाज को समझने में, हम उसे उन्नत बनाने के लिए हमारी सहायता भी करता है। पहले तो जिन लोगों ने हमारे समाज का निर्माण किया था, संभ्रांत वर्ग और सामान्य वर्ग, दोनों दोनों ही स्तरों पर, उनमें से अधिकांश लोग अन्य क्षेत्रों से आए और भारत में आकर इसमें अधिकांश लोग कहाँ से आए? अन्य क्षेत्रों से आए, भारत में आकर बस गए। उन्होंने यहाँ स्थानीय लोगों के साथ अन्य क्षेत्रों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उनके साथ मिलजुल कर रहने लगे, और भारत के समाज के अंग बने। अन्य क्षेत्रों से आए और मिलजुल कर रहने लगे, और भारत के समाज के अंग बन गए। अतः हमारा समाज विभिन्न प्रकार के लोगों की समृद्ध विरासत से युक्त है। हमारी कैसा है? समृद्ध, जो डेवलप विरासत से युक्त है। लोगों की विपुल विभिन्नता के कारण यहाँ हमारे देश में अनेक प्रकार से धर्म, भाषाएं, रीति रिवाज है। अनेक प्रकार से धर्म, भाषाएं और रीति रिवाज है। इतिहास का शुद्ध अध्ययन दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो उस संदर्भ सामग्री का आलोचनात्मक या ध्यान पूर्वक प्रयोग है, जो हमें इतिहासकारों ने कुछ कथनों का समर्थन करते हुए प्रदान की है। उनका तार्किक विश्लेषण, जो उनका जो अपन फैक्चुअल इन्फेक्शन विश्लेषण करेंगे, होगा। दूसरे ऐतिहासिक घटनाओं के कारण होते हैं। इन कारणों का भी समीक्षण आवश्यक है। इन सबसे भी अधिक हमें भूतकाल की समालोचनात्मक समीक्षा करनी होगी। इसी प्रकार ऐतिहासिक ज्ञान में भी वृद्धि हो सकेगी। भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। भारत का इतिहास है, भारत की जो हिस्ट्री है, कई हजार वर्ष पुराना है। इसके बारे में उन प्रमाणों में हम पता पता लगता है, जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ के। समीपवर्ती भूतकाल के विषय में हमारे पास लिखित और मुद्रित आलेख है, पर इससे भी जब कागज का निर्माण नहीं हुआ, आलेख सूखे ताड़ के पत्तों, भुर्ज वृक्षों की छालों, तांबे की प्लेटों, और कुछ अवस्थाओं में बड़ी-बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, और मिट्टी और पत्थर की बनी प्लेटों पर अंकित किए गए हैं। जो पत्थर की बनी प्लेट है, इनके पर अंकित किए। इससे भी पहले एक समय था जब लिपि का भी आविष्कार नहीं हुआ था। उन पुरातन युगों के मनुष्यों के जीवन के बारे में हमें उन वस्तुओं से जानकारी है, जो उन वस्तुओं से प्राप्त होती है, जो हमें पीछे छोड़ गए हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन, उनके अस्त्र-शस्त्र और औजार आदि। हमें किससे जानकारी मिलती है? उन वस्तुओं से। मतलब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है, तो लेकिन हमें उनकी जो रहन-सहन शैली का कैसे, उनके जो अस्त्र-शस्त्र हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, औजार हैं, उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ये वे वस्तुएँ हैं जो ठोस है, मतलब जो ठोस मतलब कठोर, कठोर होती है। आप उन्हें छू सकते हैं और उसके हाथ लगा सकते हैं, जिन्हें वस्तुएँ कभी-कभी धरती से इन्हें कभी-कभी धरती से खोद कर भी निकाला गया। ठीक है? ये ऐतिहासिक खजाने की तलाश के खेल का एक संकेत प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। परंतु ये सभी संस्कृति के अंग है। किसके? संस्कृति, जो उनका कल्चर है, उनकी कल्चर है, उनसे संबंधित है। लेकिन यह लेकिन यह संकेत भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जो संकेत सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं, वही है पांडुलिपियाँ।
पांडुलिपियां। ये पांडुलिपियां प्राचीन पुस्तकें जो या तो सूखे ताड़ के पत्तों या भोज वृक्ष की मोटी छाल पर कागज पर लिखी गई है। सामान्यतया दूसरी किस्म की पांडुलिपियां बच पाई है। यद्यपि कागज पर लिखी पांडुलिपियां अन्य की भांति अधिक प्राचीन नहीं है। कुछ भाषाएं जिनमें बहुत प्राचीन पुस्तकें लिखी गई हैं, ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें हम दैनिक व्यवहार में उपयोग में नहीं लाते, जैसे पाली और प्राकृत। कुछ संस्कृत और अरबी में लिखी गई है जो आज भी पढ़ी जाती है, जिन्हें हम कभी कभी धार्मिक कृत्यों के अवसर पर प्रयोग में लाते हैं, यदि भी वे घरों में प्रयुक्त नहीं होती है। एक अन्य भाषा तमिल जो दक्षिण भारत में आज भी बोली जाती है और जिसका साहित्य भी बहुत प्राचीन काल का, ये शास्त्रीय भाषा कहलाती है। विश्व के अनेक प्रदेशों का इतिहास विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं से निबंध निबंध है। यूरोप में प्राचीन पांडुलिपियां प्राय ग्रीक और लैटिन भाषाओं में लिखी गई है। पश्चिमी एशिया में अरबी और हिब्रू में लिखी गई है और चीन चीन में शास्त्रीय चीनी भाषा का प्रयोग होता रहा। अब प्राचीन भारत। भारत का एक प्राचीन और दीर्घकालीन भारत का एक दीर्घकालीन और लंबा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में है वर्तमान में। मेहरगढ़ ईसा से 7000 वर्ष पूर्व एक नव प्रस्तर युग के निवासियों का पता चला है। किसके? नौ 7000 ईसा पूर्व के नव प्रस्तर युग के निवासियों का, और रहने वाले निवासियों नव प्रस्तर युग के। तथापि भारत में 2700 ईसा पूर्व ही भारत के उत्तर पश्चिमी बहुत बड़े भाग में एक उल्लेखनीय सभ्यता फली फूली। यह सभ्यता कहलाती है हड़प्पन सभ्यता। कौन सी? हड़प्पन सभ्यता। इस सभ्यता का विकास अधिकतर सिंधु घाघरा या इसको घग्गर नदी कहते हैं और घग्गर और इसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ। हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ जुड़ी संस्कृति ही भारत की प्रथम नगरीय संस्कृति के रूप में जानी जाती। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है जो भारत की प्रथम नगरीय संस्कृति के रूप में जानी जाती है। हड़प्पा निवासियों ने पूरी नगर योजना, शौचालय व्यवस्था, नालियां चौड़ी सुनियोजित करके बनाई। नालियां चौड़ी सुनियोजित करके बनाई। उन्होंने दो तल्ले के पक्की ईंटों के मकान बनाए, जिनमें से प्रत्येक में स्नानागार रसोई कुआ होता था। जिनमें से क्या होता? प्रत्येक में स्नानागार होता था, रसोई रसोई होती थी और होता कुआ होता था दो तल्ले के। अब चार दीवारी से घिरे इन शहरों में विशाल स्नानागार, अनाज के भंडार घर और सभा भवन सभी आदि थे। चार दीवारों में जो घिरा हुआ ये घर थे, शहर थे, इनमें अनाज के भंडार भी थे, घर और सभा भवन आदि ये भी थे। हड़प्पा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों का प्रमुख व्यवसाय जो कृषि था। क्या था? खेती था, कृषि था। जो हड़प्पा के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने, शहरी क्षेत्र वालों का व्यवसाय अलग था, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे उनका मुख्य व्यवसाय खेती या कृषि था। शहर में रहने वाले लोगों ने अपने और विदेशी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध विकसित किए। उन्होंने क्या किया? जो शहर में जो हड़प्पा संस्कृति के दौरान जो शहर में लोग रहते थे, उन्होंने जो विदेशी लोग मतलब जो उन क्षेत्र विदेशी लोग उनके देश से अलावा जो उनके क्षेत्र से अलावा विदेशी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध किए। व्यापारी मतलब बिजनेस करना, वस्तु बने में हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे कि अनाज लिया, अनाज के बदले कुछ अन्य सामान मंगाए। और मेसोपोटामिया जैसे दूसरे देशों के साथ संबंध है। अब मेसोपोटामिया जो मिस्र की सभ्यता है, उनसे भी उन्होंने संबंध स्थापित किए। वे बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किसके? मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे बनाते थे। विभिन्न स्थलों से अनेक प्रकार के बर्तन, खिलौने, मुद्राएं और आकृतियां खुदाई में प्राप्त हुई। वो जो विभिन्न स्थल है, स्थलों से कैसी अनेक प्रकार के बर्तन, अनेक खिलौने हैं, मुद्राएं हैं, मनुष्य की जो मुद्राएं हैं अलग अलग प्रकार की, और आकृतियां हैं, खुदाई से प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन लोगों को धातुओं के विषय में तकनीकी जानकारी थी। हड़प्पा कालीन जो लोगों को धातुओं के विषय में तकनीकी जानकारी थी। वे धातु मिश्रण तरकीब जानते थे। वो धातुओं को मिश्रण कैसे करें, उनकी तरकीब जानते थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति हड़प्पा-कालीन लोगों की शिल्प कला और सौंदर्य भूति का प्रमाण है। जो हड़प्पा-कालीन संस्कृति है, जो सभ्यता है, उनमें एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। किसकी? कांस्य। जो हड़प्पा-कालीन लोगों की शिल्प कला, जो उनकी शिल्प शिल्प जो कार्य करने की कला है, वो उसका प्रमाण है। शंख, हाथीदंत, हड्डियों और पालिशदार बर्तनों का प्रयोग वे विभिन्न कलाओं और सामग्री निर्माण में करते थे। वो जो शंख है,
हाथी दांत है, हड्डियों है और पॉलिशदार बर्तन का प्रयोग वे विभिन्न कलाओं या सामग्री निर्माण के लिए करते थे। लोथल गुजरात के अहमदाबाद के ढोलक तालुके में एक बंदरगाह था। वह एक बहुत ही सुनियोजित चार दीवारी नगरी थी। जो लोथल है, एक सुनियोजित, जो गुजरात के अहमदाबाद के ढोलक तालुका है, वहां पर एक बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब समुद्र के पास जो जगह होती है जहाँ जहाज वहाज आते हैं, जहाज आते हैं और रुकते हैं सामान, वो बंदरगाह होता है। यह एक सुनियोजित चारों दीवारों से घिरी एक नगर था। यह पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कैसा था? महत्वपूर्ण केंद्र था। गुजरात में ही एक महत्वपूर्ण केंद्र था धोलावीरा। इसी प्रकार राजस्थान में था कालीबंगा नगर। गुजरात में एक महत्वपूर्ण केंद्र था धोलावीरा और राजस्थान में था कालीबंगा। अनेक प्रकार की मुद्राएं जिन पर एक सींग वाले गेंडे, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है, पीपल के पत्ते, देवता आदि खुदे हुए हैं। हड़प्पन लोगों के धार्मिक विश्वासों पर रोशनी डालती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पौधों और पशुओं की पूजा करते थे। ऐसा क्या प्रतीत होता है कि पौधों और पशुओं की पूजा करते थे और प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनकी उपासना करते थे। वे परिवर्ती काल के शिव जैसे ही किसी देवता और अन्य देवताओं की सहित मातृ शक्ति की उपासना करते थे। वे संभवतः मृत्यु के उपरांत जन्म में और जादू टोनों में अधिक विश्वास करते थे। मृत्यु के उपरांत जो है जन्म और जादू टोनों में अधिक भी विश्वास करते थे। ठीक है। पशु आकृति वाली मुद्राएं जिन पर कुबड़ वाली बैल और हाथी और गैंडे अंकित है, यह दर्शाती है कि इन लोगों में पशुओं को पवित्र मानते थे और अनेक मुद्राओं पर पीपल भी अंकित है। हड़प्पा कालीन लोगों को लिखना भी आता था। अनेक मुद्राओं में किसी भी प्रकार की लिपि भी प्राप्त होती है। हमें जो किसी प्रकार की लिपि भी प्राप्त होती है। परंतु दुर्भाग्यवश आज तक उस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं हुआ है। परिणामतः हमारा हड़प्पा-कालीन लोगों के विषय में ज्ञान केवल पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है। हमारे जो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, उनके आधार पर ही है। बाकी उनकी जो लिपि है, वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। खुदाई से प्राप्त विभिन्न मुद्राओं पर बनी पुरुषों और स्त्रियों की आकृतियों से पता चलता है कि वे लोग सूत कातना और बुनना भी चाहते थे। वे संभवतः कपास उत्पन्न करने वाले लोग थे। मेसोपोटामिया से प्राप्त मुद्राओं का बहुत बड़ा भाग यह सिद्ध करता है कि जो मेसोपोटामिया में प्राप्त सिंधु मुद्राओं का यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में शायद इनके व्यापारिक संबंध थे। 1800 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता मिटने लगी। ऐसा क्यों हुआ, इसका वास्तविक कारण कोई नहीं जानता। धन्यवाद। अब ये पढ़ेंगे आगे वाला चैप्टर, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।